हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर साउंड के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर साउंड। देखो बच्चों, बात करेंगे चैप्टर साउंड से, ठीक है ना। इस सेशन में लास्ट चैप्टर है हमारा ये। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज साउंड। तो यहां पर आप लोग देखो बच्चों, साउंड क्या होता है, साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग अभी। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। देखो, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो आप लोगों को सुनाई देता है, ठीक है ना। तो ये एक साउंड है। और ये साउंड बनता कैसे है, मतलब ये कैसे आप तक आवाज पहुंचती है। जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है एक, ये क्या है, ये ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास। और ये जो ट्यूनिंग फोर्क आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये ट्यूनिंग फोर्क जब आपने देखो, जब ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे वाइब्रेट करती है तो ये अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करती है। देखो, जब ये वाइब्रेट कर रही है तो ये अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को क्या कर रही है, वाइब्रेट करा रही है। ये आगे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हुए आगे तक बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये वाइब्रेशन ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या होता है, कभी कभी ये पास पास आते हैं, जहां ये पास पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहां ये दूर दूर होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रेयरफेक्शन। यहां पर डेंसिटी कम होती है और यहां डेंसिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो देखो, हम लोग क्या कहेंगे, a sound is a wave motion produced by a vibrating object। तो ये एक वेव मोशन होता है, जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, जिसे प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है बच्चों। अब यहां पर देखो, जहां पर ये दूर दूर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जो जहां पास पास होते हैं उसे बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां ये दूर दूर होते हैं उसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि साउंड क्या है, एक सीरीज है रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशंस की। तो देखो, एक और डेफिनेशन है, अ साउंड इज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर बात होगी भाई। तो ये तो हो गई हमारी साउंड की डेफिनेशन। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ साउंड, तो आप बता सकते हैं साउंड इज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है। तो जब तक कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर होगी बात। अभी नेक्स्ट वन चलते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट वन देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखो बच्चों क्या होती है, ये एक हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है, ये यहां से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है स्पीकर, और यहां पर ये हमने एक एरिया बाउंड किया हुआ है। ये एरिया हमने यहां पर बाउंड किया हुआ है और हमने मान लिया कि ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है ये एरिया हमने लेट कर लिया कि ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस 1 मीटर स्क्वायर से पर सेकंड जो साउंड पास होगा, पर सेकंड जो साउंड पास होगा उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज व्हाट, इंटेंसिटी इज साउंड इज द अमाउंट ऑफ साउंड पासिस थ्रू पर यूनिट स्क्वायर एरिया। तो देखो यहां पे लिखा है हम लोगों ने, ठीक है ना, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिस पर सेकेंड थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पर सेकेंड जो साउंड पास होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो अभी तक हमने दो टॉपिक कवर किए, एक डेफिनेशन ऑफ साउंड और दूसरा हमने देखा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो देखो, नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मतलब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि साउंड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि जुबान चला के साउंड प्रोड्यूस कर देंगे हम कुछ भी, ठीक है ना। तो साउंड अगर प्रैक्टिकली हमें प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखा है, टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, टेक अ ट्यूनिंग फोर्क एंड स्ट्राइक इट
प्रोंग टू अ रबर पैड। अब ये देखो, ये आप देख रहे हो ना बच्चों, ये अपने आप में एक ट्यूनिंग फोर्क है। ये क्या है? हम एक रबर पैड लेंगे और रबर पैड में इसको ऐसे स्ट्राइक करेंगे। जब इसे स्ट्राइक करेंगे तो उसके ये प्रोंग, इनको क्या बोलते हैं? प्रोंग। ये वाइब्रेट करेंगे। ये क्या करेंगे? और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को फोर्स करते हैं वाइब्रेट करने के लिए। उसके बाद ये अपने पड़ोसी को कहते तू भी वाइब्रेट कर, ये अपने पड़ोसी को तू भी वाइब्रेट कर। ठीक है ना? तो ऐसे करते 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 ये लिसनर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? जब मैं यहां साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो यहां जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो अपने से अगले वाले को वाइब्रेट करा रहा है, वो अपने से अगले वाले को, और ये ऐसे करते करते आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है ना? इसीलिए तो ऐसा होता है कि मेरी साउंड इनको ज्यादा आ रही होगी, उनको थोड़ी कम, उनको थोड़ी कम, उनको थोड़ी कम, उनको और कम, धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां वाइब्रेशन तेज है, वो धीरे धीरे वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसीलिए दूर जाते जाते क्या होता है? साउंड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और एक टाइम के बाद जाके सुनना बंद हो जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो देखो यहां पर समझ में आ गया मुझे। मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कराऊंगा। देखो लिखा है टू प्रोड्यूस अ साउंड वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। टेक अ ट्यूनिंग फोर्क एंड स्ट्राइक इट्स प्रोंग टू अ रबर पैड ड्यू टू विच इट्स प्रोंग स्टार्ट्स, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ दीज वाइब्रेटिंग प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जहां ये पास पास है ना, देखो जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं कुछ जगह पे पास पास आ रहे हैं, तो जहां ये पास पास होंगे ना वहां डेंसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, उसे बोलेंगे कंप्रेशन, और जहां पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी उसे बोलेंगे रेयरफेक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिखा है नाउ दीज वाइब्रेटिंग प्रोंग ट्यूनिंग प्रोड्यूसेस सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। नेक्स्ट, ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जहां रेयरफेक्शन कंप्रेशंस के सीरीज बनेंगे वहां पे साउंड क्या होगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो क्या बताया मैंने आप लोगों को? एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे, उसके जो प्रोंग्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसके नेबरिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और एक प्रोड्यूस हो जाएगी सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, जो कि एक साउंड वेव का फॉर्म ले लेगी। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट वन चले। देखो भाई, नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच द प्रोंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। आप खुद सोचो कि आप वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, प्रोंग आप देख रहे हो, एक प्रोंग है ये, आपने रबर पैड पे मारा, उसके बाद आप इसे हाथ से टच करोगे तो क्या होगा? आप उसके वाइब्रेशंस को फील करोगे। आप उसके वाइब्रेशंस को क्या करोगे? फील करोगे। आप जैसे उस पर हाथ लगाओगे आपको लगेगा कि वाइब्रेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो पहली बात समझ में आ गई। मुझे ये कह रहा क्या होगा अगर हम इसे टच करेंगे? किसको? प्रोंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, देन वी फील इट्स वाइब्रेशन। हम इसके वाइब्रेशंस को क्या करेंगे? फील करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हेन वी टच द वन प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिल वाटर। अगर बकेट में पानी है और वो पानी रुका हुआ है, हिल नहीं रहा वो पानी, अब जाके वहां पे ट्यूनिंग फोर्क को क्या करो? टच कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही आप टच करोगे तो ये जो पार्टिकल्स है पानी के, ये इसके साथ क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। लिखा है व्हेन वी टच वन प्रोंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑन द सरफेस स्टिल वाटर, वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अलोंग विद द ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क के साथ क्या करना स्टार्ट कर देंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने देखा एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग। देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट वन देखो, बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। पहली बात तो ये समझो कि ये जो वर्ड है प्रोपागेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ना। मतलब साउंड आगे कैसे बढ़ता है? ठीक है ना भाई, स्पीकर आपसे बहुत दूर लगा है, वहां साउंड प्रोड्यूस हुई तो वो आगे बढ़ा होगा तभी आप तक आया होगा। ठीक है ना? आप कभी ये चीज नोटिस करना कि आप किसी जैसे गांव में जाते हैं तो बहुत दूर किसी को खड़ा करना, ठीक है ना, आप यहां से बोलना बहुत जोर से, तो उसको जो साउंड है वो लगभग 1 सेकंड या ½ सेकंड के बाद सुनाई देगी। वहां तक जाने में क्या होगा? उसे
टाइम लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते करते वहां तक जाएंगे। हालांकि ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये स्पीड नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकंड होती है, मतलब एक सेकंड में 342 मीटर तक जा सकती है आपकी साउंड। ठीक है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड भी करती है, जैसे टेम्परेचर क्या है, गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सभी चीजों पे ये डिपेंड भी करती है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो भाई साउंड आगे कैसे बढ़ता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वहां क्या लिखा है। देखो बच्चों, ये एक स्पीकर है और स्पीकर ने साउंड प्रोड्यूस किया। स्पीकर ने क्या किया, जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को फोर्स करता है कि भैया तुम भी वाइब्रेट करो। यहां जितने पार्टिकल्स हैं ये इन्हें फोर्स करेगा कि तुम भी वाइब्रेट करो, और इनके बराबर में जो ये पार्टिकल्स होंगे ये इनको वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करेंगे, भाई तुम भी वाइब्रेट करो। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इससे अगले वाले वाइब्रेट करेंगे, और ऐसे ये वाइब्रेशंस करते 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 क्या होगा, ये पार्टिकल और ये लिसनर के कान तक पहुंचेंगे। ठीक है, और कान में होता है एक ईयर ड्रम। जब ये ईयर ड्रम के पास पहुंचते तो वो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लगता है, तब जाके वो चीजें आपको सुनाई देती है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जब भी प्रोपागेशन ऑफ साउंड के बारे में बात की जाए तो आपको बताना है, देखो क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, इट फोर्सेस द नेबरिंग पार्टिकल्स, ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को फोर्स करता है किस चीज के लिए, टू वाइब्रेट, एंड देन दीज पार्टिकल्स फोर्स द एडजेसेंट पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स है ये वाले, ये अपने एडजेसेंट को फोर्स करते हैं कि तुम भी वाइब्रेट करो। इन दिस वे द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, कब तक, टिल दे रीच टू द लिसनर, जब तक ये लिसनर तक नहीं पहुंचते, ऐसे ट्रांसमिट होते चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ये फास्ट प्रोसेस है, मैं यहां से बोल रहा हूं और वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहे हैं, आपका जो दिमाग है, वो जो आपके कान है, वहां से वो इंफॉर्मेशन ले भी रहा है, फिर आपका दिमाग आपको ये भी बता रहा है कि इस वाइब्रेशन का मतलब क्या है। तो सोच सकते हैं कि कितना प्रोसेस ये फास्ट है, कि मैं इधर से बोलता हूं और आपका दिमाग भी प्रोसेस कर लेता है, वो यहां से वहां पहुंच भी जाता है। ठीक है ना, माइक्रो सेकेंड्स में काम चलता है ये बात समझ में आ गई कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास, देखो बच्चों सॉरी, नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास, कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, हाउ कैन यू से दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, कहता है गिवन एक्टिविटी टू शो दैट। अभी आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां कुछ बोलूं और यहां कोई पार्टिकल ही ना हो, तो जब मैं बोलूंगा तो यहां वाइब्रेट कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जब यहां पार्टिकल ही नहीं है और साउंड चलता है पार्टिकल की हेल्प से, इसका मतलब वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अब ये कह रहा है कि इस बात को आप हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूफ करके दिखाओ। तो उसके लिए आप देखो करना क्या है आपको, उसके लिए आप लोगों को लेना है एक बेल जार, ये कांच का बना हुआ एक जार है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है। ठीक है, जब ये बजती है तो कांच के जार में आपको बजती हुई दिखाई भी देती है कि बज रही है। ठीक है भाई, उसके बाद ये एक स्विच हमने लगा लिया इसका, अब ये बेल है इसके अंदर, और ये हमने लगाया हुआ एक वैक्यूम पंप, हमने क्या लगाया है, वैक्यूम पंप। हम क्या करते हैं, इस बेल जार को यहां पे रख के और स्विच ऑन करते हैं, और स्विच ऑन करते ही आपको इस बेल की आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको आवाज आएगी इस बेल की। अब आपको क्या करना है, ये जो वैक्यूम पंप है इसके अंदर से सारी हवा खींच लेनी है, इस बोतल के अंदर जितनी भी हवा है इस जार के अंदर, आप इस पंप की हेल्प से उसे बाहर खींच लो। उससे क्या होगा, इसके अंदर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। आप देखना क्या करोगे, जब आप पहली बार पंप करोगे तो आपको आवाज थोड़ी कम आएगी, फिर करोगे कम, और जहां आपने 4-5 पंप खींचे इसमें से एटमॉस्फेयर खत्म, पार्टिकल इसके अंदर से गायब, ये बेल बजती रहेगी, साउंड आपको नहीं आएगी। साउंड आपको, इससे ये बात तो प्रूफ हो जाएगी कि तब तक इसके अंदर मीडियम था, तब तक साउंड ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही थी, और जब इसके अंदर मीडियम खत्म हो गया
तो साउंड आप तक पहुंचना बंद हो गई। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो जाएगी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। अब देखो ये एक्टिविटी समझाते हैं आपको। लिखा है टेक एन इलेक्ट्रिकल बेल एंड हैंग इट इनसाइड एन एम्प्टी जार। एम्प्टी जार के अंदर हैंग कर दो। फिट इट विद द वैक्यूम पंप। लिखा है इनिशियली वी कैन हियर द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल। इनिशियली आपको आवाज आएगी इस रिंगिंग बेल की। पंप आउट सम एयर फ्रॉम द बेल जार बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। आप क्या करो, इसमें से कुछ हवा को बाहर निकाल दो। उससे क्या होगा? नाउ क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग? वी ऑब्जर्व दैट द साउंड ऑफ रिंगिंग इज डिक्रीजेस एंड एट अ पॉइंट इट बिकम अनहियरेबल। और एक ऐसा टाइम आ गया आपको सुननी ही बंद होगी साउंड। क्लियर बात होगी? कहता है दिस एक्टिविटी शो दैट द साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये एक्टिविटी आपको शो करती है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। इट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। क्लियर बात होगी? चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो मीडियम गैस हो, चाहे वो मीडियम सॉलिड लिक्विड, तीसरा क्या था? गैस। समझ में आ गई बात? तीनों मीडियम में से कोई भी हो, लेकिन होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं है तो फिर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको पता होगा। बोल के कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बोलेंगे तो वो सामने वाले को सुनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से साउंड ट्रैवल नहीं करता। साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो ये बात कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एग्जाम में भी, कि भाई स्पेस में साउंड ट्रैवल क्यों नहीं करता? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? एंड साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। क्लियर हो गई बात? कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, बात करेंगे नेक्स्ट वन। कहता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। ये जो आप देख रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। ठीक है ना? एक तरह से आप कह सकते हो कि ये साउंड के फीचर्स हैं, ये उनके बारे में पढ़ना है, या साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें पहली टर्म है आपके पास बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? ध्यान से सुनना। अभी हमने बताया साउंड जो होता है वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है? तो भाई वाइब्रेशन करता हुआ जाता है साउंड ऐसे। तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं? ये एक वाइब्रेशन काउंट होता है। देखो, ये एक वाइब्रेशन काउंट होता है। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो लिखा है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन वन इज कॉल्ड, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। जैसे डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। आप हर्ट्ज पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर HZ लिखते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। देखो बच्चों, ये इसका एक वाइब्रेशन माना जाता है। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, ये एक वाइब्रेशन हो गया। देखो, एक जब ऊपर आते हैं रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, तो ये एक रेयरफेक्शन और एक कंप्रेशन मिलकर एक साउंड वेव बनाते हैं। अब ये एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखा है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। इसे आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड, क्योंकि ये टाइम है तो सेकंड में मेजर होगा। क्लियर बात होगी? नेक्स्ट इज द वेवलेंथ। नेक्स्ट इज द वेवलेंथ। देखो भाई, ये साउंड वेव ऐसे वाइब्रेशन नहीं करती है, ये वाइब्रेशन ऐसे करती है। देखी थी अभी आप लोगों ने, ऐसे वाइब्रेशन होता है, और ये ऐसे आगे बढ़ती है। तो एक वेव में ये जितना आगे बढ़ती है, एक बार वाइब्रेट करने पे ये कितना आगे बढ़ी?
उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है इन वन वाइब्रेशन। ठीक है, वैसे वेवलेंथ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है बताऊंगा कैसे। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, अभी बताता हूं क्या होता है ये, एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ नोन एज वेवलेंथ। देखो ये जो ऊपर उठे हुए हैं ना, इन्हें क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वालों को ट्रफ कहते हैं इनको। अगला क्रेस्ट यहां आएगा, अगला ट्रफ यहां आएगा। तो अगर मैं यहां से वेव को स्टार्ट करूं, अगर मैं वेव को यहां से स्टार्ट करूं, तो वेव खत्म पता कहां होगी, यहां से स्टार्ट किया आपने, ये देखो वेव फ्री यहां खत्म होगी, जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है। ये एक वेव होगी, इसमें जो डिस्टेंस चला, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस आया, इसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको, वेवलेंथ। ऐसे नीचे दो ट्रफ के बीच में भी क्या हो सकता है, वेवलेंथ हो सकती है। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात। तो आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ। और आप ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव इन वन वाइब्रेशन इज नोन एज द वेवलेंथ। क्लियर बात है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार वो नहीं बताते कि ये वेवलेंथ गिवन है, वो आपको बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन वाइब्रेशन इज दिस वन। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वेवलेंथ है। या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज दिस वन, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वेवलेंथ है। ठीक है बच्चों। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक सिंबल होता है इन्वर्टेड वाई जैसा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और एक एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। इसके ऊपर छोटा सा ऐसे जीरो लगा होता है, यहां पे नहीं आया क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था, कैसे लगेगा, ठीक है, इधर देखो, इसके ऊपर ऐसे जीरो लगा होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने बात कर ली फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये बात कर ली हमने टाइम पीरियड के बारे में, और ये बात कर ली हमने वेवलेंथ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है वो है बच्चों स्पीड। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, स्पीड, एम्पलीट्यूड, फिर पिच एंड लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई समझते हैं कि व्हाट इज स्पीड। तो समझ रहे हो आप लोग, स्पीड तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस चलता है उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। 1 सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो लिख के द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड की ऐसा यूनिट आप समझ रहे हो भाई, मीटर पर सेकंड होती है, हायर यूनिट इसकी किलोमीटर पर आर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड। देखो ध्यान से सुनना, जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो मीन पोजीशन के पहले लेफ्ट में जाती है, फिर वापस आती है, फिर राइट में जाती है, फिर वापस आती है। समझ में आ गई बात। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो मीन पोजीशन से पहले लेफ्ट में जाती है, फिर वापस आती है, फिर राइट में जाती है, फिर वापस आती है। तो ये जो मीन पोजीशन है, यहां से वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीन पोजीशन से ये पॉइंट मैक्सिमम कितना इधर जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पर ये देखो, हमने ये मीन पोजीशन है इसकी, ये मीन पोजीशन से जितनी इसने हाइट गेन की मैक्सिमम, इसे क्या कहा इसने, एम्पलीट्यूड कहा। लिखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन बाय क्रेस्ट, समझ रहे हो आप लोग, और ट्रफ ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और भी ये भी कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लाउडनेस एंड पिच। देखो क्या होता है लाउडनेस एंड पिच, ये आप लोगों के फोन में भी फंक्शन होता है लाउडनेस और पिच को कंट्रोल करने का। ठीक है ना, जितने वीडियो एडिटर्स होते हैं उसमें जो साउंड होती है उसको उसकी पिच को इंक्रीज डिक्रीज करने का, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन होता है।
अब ये पिच क्या करता है और लाउडनेस क्या होता है, ये कैसे किस चीज से कंट्रोल होती होंगी, मैं आपको बता दूं। ये जो लाउडनेस है और पिच है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, पिच उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी साउंड की, ठीक है ना। जितनी पिच बढ़ती है ना साउंड की उतना ही क्या होता है, आपके कानों को चुभती है वो आवाज। हाई पिच साउंड आपको चुभती है। जैसे कार का हॉर्न होता है ना, वो हाई पिच होता है बहुत, ठीक है ना, वो क्या होता है, हाई पिच होता है। क्लियर। और यहां पर देखो लाउडनेस क्या है, जब जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे आप उतना लाउडनेस बढ़ेगा साउंड में, ठीक है ना। तो लाउडनेस क्या है भाई, लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड पिच ऑफ अ साउंड इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पिच बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो लाउडनेस बढ़ेगी। इसका मतलब अगर आपको लग रहा है कि जो आपको वेव बना के दी है, देखो अगर मैं हाई पिच की बात करूं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूं कि हाई पिच कैसी होगी साउंड। देखो मैं यहां ड्रॉ करता हूं, देखो हाई पिच में एक सेकंड में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, तो हाई पिच साउंड देखो क्या होगी, समझ रहे हो, ये एक हाई पिच साउंड है। क्योंकि एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन हो पा रहे हैं। लाउडनेस में पता क्या होगा, लाउडनेस में ना ये नहीं बढ़ेंगे, इसकी ये हाइट बढ़ेगी ऐसे, ये एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे आप, ये वाला ये एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, और जितना ज्यादा आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे साउंड जो होगी वो उतनी ही लाउड आएगी। बात समझ में आ गई। तो एक तो मुझे इनमें डिफरेंस ये पता चल रहा है कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। दूसरी इनकी यूनिट इसमें शायद नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका लाउडनेस होता है उसे डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें, डेसिबल में। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज में मेजर होती है, पिच नहीं कहेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर होती है। लेकिन लाउडनेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। आपने सुना भी होगा कि इतने डेसिबल कुछ जगह पे लिखा होता है, जहां पे कोई परफॉर्मेंस होती है। आप जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप जैसे डीएम के पास या कहीं भी ऑर्डर लेने जाओगे ना कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइज कराना है एक फंक्शन, जैसे अभी आपके यहाँ पे हुआ था इसमें, तो जब ये डीएम से परमिशन लेके आए होंगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा कि साउंड इतने डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो चाहे होती हो, लेकिन एक कागजी कार्रवाई में वहां जरूर लिखा होगा कि अगर आप साउंड बजाएंगे तो इस साउंड जो है उसकी लाउडनेस इस डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन। देखो भाई, बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यहां तीन चीजों में एक रिलेशन बनाना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले एक तो स्पीड है, एक तो आपको रिलेशन बनाना है किसमें भाई, स्पीड में, दूसरा वेवलेंथ, और तीसरा फ्रीक्वेंसी। मतलब एक फॉर्मूला है जो इन तीनों में एक रिलेशन क्रिएट करता है। वो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, वो फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। देखो सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो ध्यान रखना आप सब कुछ बात करेंगे फॉर वन वाइब्रेशन के लिए। किसके लिए बात करेंगे आप लोग, एक वाइब्रेशन। डिस्टेंस वो एक वाइब्रेशन का, वेवलेंथ वो एक वाइब्रेशन का। देखो भाई आप ये तो जानते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और टाइम जो एक वाइब्रेशन में लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और भाई आप तो जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो ये तो आ गया स्पीड, ये डिस्टेंस और ये टाइम।
डिस्टेंस यहां पर कौन आ जाएगा, वेवलेंथ। टाइम की जगह पर कौन आ जाएगा, टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई। तो यहां से स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम आ गया, और ये v यहां पे स्पीड को डिनोट कर रहा है, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी आ गया। लेकिन हमें तो टाइम पीरियड नहीं, हमें तो फ्रीक्वेंसी लानी थी। मैं आपको बता दूं 1 अपॉन टी एफ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन टी। तो आपने इससे पहले क्या किया, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। क्लियर बात है। तो यहां पे 1 अपॉन टी को इन्होंने क्या किया, फिर से v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ कर दिया, लैम्डा इंटू एफ कर दिया। इसका मतलब मेरे पास एक रिलेशन आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही वो रिलेशन है जो ये ड्राइव करने के लिए बोल रहे थे। बात समझ में आ गई। तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू, तो वेवलेंथ हो गया, और टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड हो गया। लगा दो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, वेवलेंथ से रिप्लेस हो जाएगा, और टाइम टाइम पीरियड से रिप्लेस हो जाएगा, और ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को आप फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें बनाने के लिए, समझ रहे हो आप लोग। 2 घंटे लगे इस पूरी पीपीटी को बनाने के लिए मुझे भी। तो मैं भी इमेजेस, मैं क्यों यहाँ पे इसमें एनिमेशंस लगाऊं, मैं भी ऐसे दिखा दूं फोटो आपको, आप लोगों को थोड़ा याद रहे, मैं इसलिए ऐसा बनाता हूं इनको। देखो ध्यान से, बात करेंगे ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। तो भाई 2 तरह की वेव होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्सल और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। अब आप जरा यहां देखो, इधर ध्यान देना बच्चों, ये जो ऊपर वाली वेव देख रहे हो ना आप लोग, ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये जो नीचे वाली वेव देख रहे हो ये ट्रांसवर्सल वेव है। आप इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ये वेव आगे, ये जो वेव है ये ऐसे आगे बढ़ रही है। अब आप जरा इस पार्टिकल को देखना, ये पार्टिकल अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। इसका मतलब जो वेव है, वेव की डायरेक्शन तो ये है, और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। ये जो पार्टिकल है ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, और वेव आगे बढ़ रही है। यहां आ जाओ जरा लॉन्गिट्यूडनल में, ये पार्टिकल है आपका रेड वाला, ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन के इधर और इधर मूव कर रहा है, और वेव किधर बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ रही है। इसका मतलब पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन पैरेलल है किसके, प्रोपागेशन की डायरेक्शन के। और ट्रांसवर्सल में क्या है, वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है प्रोपागेशन की। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्सल, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो क्या है, ये पैरेलल। तो कई बार ये क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू से दैट द साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बता देंगे भाई उसको कि इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शंस होती है वो पैरेलल होती है किसके, प्रोपागेशन की डायरेक्शन के। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ जी, नहीं ये साउंड वेव नहीं है, ये साउंड वेव है ही नहीं, मैंने कब कहा ये साउंड वेव है, साउंड वेव ये है। ना ना ना, आप समझे नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, हम ऐसे तो डायग्राम नहीं बना सकते, हमने इसी का डायग्राम बना रखा था, ठीक है ना, हमने इसी का डायग्राम बना रखा था। इधर जाते हुए उसको ऊपर से बना दिया और इधर जाते हुए उसे नीचे से बना दिया। हाँ चलता है ऐसे ही, समझ में आ गई बात। वो तो ग्राफ था इसका, वेव नहीं थी वो, वेव तो ये है ट्रांसवर्सल। अब देखो भाई क्या लिखा है इसमें, लिखा है अ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन इज नोन एज ट्रांसवर्सल वेव। देखो परपेंडिकुलर में क्या जा रहा है, ट्रांसवर्सल है। फॉर एग्जांपल सी वेव्स, आप किसी
स्टिल वाटर में पत्थर फेंको तो वहां पे जो वेव उठेंगी वो कौन सी होंगी, ऐसी होंगी। क्लियर। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, द वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप पैरेलल भी लिख सकते हैं। साउंड वेव, वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर भी इसी तरह की वेव्स उठती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज होती है जिसका नाम होता है स्लिंकी। सुना है कभी नाम स्लिंकी? सुना है? मेले में ना प्लास्टिक की को मिलती है, चूड़ियां सी होती हैं, उन्हें बच्चे से खेलते हैं उनसे, उसे बोलते हैं स्लिंकी। उसे क्या बोलते हैं? स्लिंकी। स्लिंकी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों वेव एक साथ आती हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ऐसे भी मूव कर रहे होते हैं और ऐसे भी मूव कर रहे होते हैं। अगर आप उसका एक हिस्सा उधर से पकड़ो, एक इधर से, और उसे ऐसे हिलाओगे तो वो ऐसे भी मूव करेंगे और ऐसे भी मूव करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल दोनों वेव्स एक साथ होती हैं। किसके अंदर? स्लिंकी के अंदर। स्लिंकी मैंने बता दिया, आप समझ ही होंगे आप लोग क्या चीज होती है, ठीक है ना, बच्चे मेले वेले में चलाते रहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोवेस्ट इन गैस। जो साउंड होता है ना वो सॉलिड में तेज चलता है और लिक्विड में उससे धीरे चलता है और गैस में सबसे धीरे चलता है। अब आप सोचोगे कैसे हो सकता है? सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल पास पास होते हैं तो वाइब्रेशन जल्दी ट्रांसमिट होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं तो इसीलिए थोड़ा और धीरे चलते हैं। और अगर गैस की बात करें तो पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए गैसेस में जो साउंड होता है वो बहुत ज्यादा धीरे चलता है। आपको पता है पुराने टाइम में ये कैसे पता करा जाता था? फोन तो नहीं थे पहले, तो जब कहीं ट्रेन आती थी ना किसी पटरी पे, तो वहां के लोग कैसे पता करते थे कि ट्रेन आने वाली है? वो पता पटरी पे कान लगा के सुनते थे। क्यों? उन्हें ये नहीं पता था पटरी पे कान क्यों लगाते थे वो, क्योंकि वो सॉलिड है। जो ट्रेन की आवाज है वो पटरी में से जल्दी आएगी हवा के कंपैरिजन में, क्योंकि पटरी बनी हुई सॉलिड है, वो लोहे की बनी हुई है। तो जब 1 किलोमीटर जब ट्रेन होगी तो वहीं से जो उसकी आवाज होगी वो साउंड के जो है उसके अंदर से क्या होगी, जल्दी आ जाएगी। क्लियर बात है? इसीलिए वो कान लगा के सुनते थे, अगर उसमें हल्की फुल्की आवाज आ रही है इसका मतलब ट्रेन आने वाली है। क्लियर होगी बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान रखना। सॉलिड में जो ट्रैवल करता है साउंड वो तेज करता है, गैस में धीरे करता है, लिक्विड में मॉडरेट स्पीड रहती है। क्लियर होगी बात? अब देखो आप लोग, एक बात और बताता हूं मैं, स्पीड ऑफ साउंड है 342 मीटर पर सेकंड इन एयर। ये फिक्स नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा होने पे ये कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन जनरली लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी रहती है, 342 मीटर पर सेकंड। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड द सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट सुना है कभी नाम? सुपरसोनिक जेट किसे कहते हैं? एक ऐसा जेट जो साउंड की स्पीड से तेज चलता है। अगर कोई ऐसा जेट है जिसकी स्पीड 342 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी तो उसे बोलेंगे सुपरसोनिक जेट। और जब वो आपके ऊपर से निकलेगा ना तो वो निकल पहले जाएगा, उसकी साउंड बाद में आएगी। एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपको बता दूं इसी चैप्टर से। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बच्चे से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि जब बिजली कड़कती है तो दिखती पहले है, सुनती बाद में है। जो उसकी आवाज है वो आपको बाद में सुनती है, जबकि कड़कती हुई दिखती पहले है। तो बच्चे ने कहा कि मेरी आंखें आगे, कान पीछे है। आंखों तक लाइट पहले पहुंच जाती है, कान थोड़े पीछे है, तो डिस्टेंस है ज्यादा, इसलिए कानों तक वो देर में पहुंचती है। अब ये कौन सा रीजन हुआ? आंख आगे है, कान पीछे है, वहां तक जाने में टाइम लगता है, इसलिए सुनता देर से है, दिखता पहले है। एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है। इसका रीजन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। दोनों काम वहां एक साथ हुए, आवाज भी एक साथ, लाइट भी एक साथ, लेकिन लाइट की स्पीड ज्यादा थी, आवाज की स्पीड कम थी, इसलिए लाइट पहले आई और आपको सुनाई बाद में दी, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं लिखना कि आंखें आगे कान पीछे, फिर 0 मिलेगी आप लोगों को, नहीं तो
क्लियर हो गई बात? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। देखो भाई, इसको याद रखने का तरीका समझो आप लोग। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो, यहां एक पार्टिकल है, जब मैं साउंड क्रिएट करूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर तिल्ली और लगा दूं मैं, ये और तेज भागेगा, समझ लो। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन तो और तेज होंगे। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है टेम्परेचर से। इसका मतलब गर्मियों में स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो ज्यादा होती है और सर्दियों में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्लियर बात है? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनमें मोशन करने की पावर आ जाती है। तो कुछ तो वाइब्रेट आप करा रहे हो, कुछ उसमें अपनी पावर है तो तेजी से भागता है। लिखा है देखो साफ साफ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल की। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें आपने दो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक पढ़ा होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हो सकता है पता सबको हो, आधों को इसका मतलब भी ना पता हो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो जैसे लाइट रिफ्लेक्शन करती है ना, ऐसे ही साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है, ऐसे ही साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। आपने लाइट में पढ़ा होगा कि अगर किसी मिरर के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट आती है और वो स्ट्राइक करती है, तो ये एक नॉर्मल है जो सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया है, ये एक मिरर है। तो भाई इस मिरर पे जब रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगी, इस मिरर पे जब ये रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगी, तो ये जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के निकल जाती है, रिफ्लेक्शन बना के निकल जाती है। ये आपने पढ़ा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट रिफ्लेक्शन करती है ऐसे ही साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। साउंड वेव ऑल्सो शोज रिफ्लेक्शन एज लाइट। अब देखो, ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, एक बेल से क्या किया, एक साउंड प्रोड्यूस कराया। और जब ये साउंड हमने यहां प्रोड्यूस कराया तो ये रे ऑफ जो साउंड है, ये साउंड जाके यहां टकराया, ये नॉर्मल था। नॉर्मल के साथ इसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया। अब जितना इंसिडेंट बनाया उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के निकल जाएगी। अभी तो हम मानेंगे ना कि भाई साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। तो लिखा है देखो यहां पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल सेम है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं, बस साउंड आ जाएगा लाइट की जगह पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आज बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका कहने का मतलब है, ये वाली लाइन बोर्ड पे ड्रॉ की है ना हमने, ये वाली भी बोर्ड पे ड्रॉ है और ये भी बोर्ड पे ड्रॉ है। इसका मतलब है कि सारे के सारे एक प्लेन में है। ये वाला प्लेन है, ये एक, वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब सरफेस है ये। इनमें से कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, ये बताना चाह रहा है। ये इधर गया, यहां टकराने के बाद आपकी तरफ नहीं आएगा कोई भी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर? चलो चलते हैं आगे फटाफट से और एक एक्टिविटी करते हैं फटाफट। देखो भाई, आज बस इस एक्टिविटी तक कवर करेंगे इसको। चलो भाई देखो, अब ये कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। अब इस बात को प्रूव करो कि साउंड भी रिफ्लेक्शन करता है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और फिर वहां देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है। ये कहता है, देखो ध्यान से, ये कहता है द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या है? कहता है टेक टू आइडेंटिकल पाइप्स, अरेंज देम ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर।
सबसे पहले आपको दो आइडेंटिकल पाइप लेने हैं और इन दोनों पाइप को आपको ऐसे यहां पे टेबल पे अरेंज कर देने हैं। ठीक है, लिखा है कीप अ क्लॉक नियर टू ओपन एंड ऑफ वन पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक नियर टू द अनदर पाइप। आप इसके एक पाइप के पास क्या करोगे, एक क्लॉक रख देंगे और उसके दूसरे पाइप से आप उसकी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि जब ये क्लॉक चलेगी तो इसकी टिक 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 साउंड आएगी और वो साउंड आपको इस पाइप से सुननी है। ठीक है, आपने देख लिया कि यहां पे आपने इसे 30 डिग्री एंगल पर रखा है। ठीक है, अब आपको इस वाले पाइप को नहीं छेड़ना, ये पाइप 30 पे रहेगा। नाउ आगे क्या करना है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप्स, एक को फिक्स ही रखना, दूसरे को एडजस्ट करते रहना, सो दैट वी कैन हियर द बेस्ट साउंड ऑफ द क्लॉक। अब ये वाला जो एंगल है आप कभी ज्यादा करना कभी कम करना और ये देखना कि इसकी जो बेस्ट साउंड है वो कहां आ रही है। देखो नाउ वी फाइंड, आप पता क्या फाइंड करेंगे कि जब आप इधर भी 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपको बेस्ट साउंड आएगी। नाउ वी फाइंड दैट वी हियर द बेस्ट साउंड इफ वी कीप बोथ द पाइप्स एट सेम एंगल विद द नॉर्मल। इट मींस दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ, इसका मतलब अबव एक्टिविटी क्या शो कर रही है बच्चों, अबव एक्टिविटी शो कर रही है कि जो साउंड होता है इट शोज रिफ्लेक्शन एज लाइट। क्लियर बात है के बारे में? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टर्म है इको, ये क्या है। और आप लोगों ने ना इस इको के बारे में पहले भी सुना होगा, ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इको। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये इको वर्ड आप लोगों ने कहां देखा है और कहां सुना है। जो माइक होता है ना, माइक के ऊपर एक बटन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इको। ठीक है, उसमें इको 1 इको 2 इको 3 ऐसे लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप इको 1 पे रखते हैं ना उसको, तो अगर आप एक बार हेलो बोलते हो तो वो एक ही बार हेलो बोलता है। अगर आप इको 2 करते हो तो अगर उसमें आप एक बार हेलो बोलोगे ना तो वो 2 बार बोलेगा, मतलब रिपीट करेगा आपके साउंड को। क्लियर है? तो ये सब क्या होता है, ये एक्चुअल में ना एक इको होता है, एक कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में, जिसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो देखो इको क्या है, अगर आप किसी भी टॉल बिल्डिंग या किसी माउंटेन के पास जाकर अगर आप जोर से क्लैप करते हो तो आपको अपनी साउंड दोबारा सुनाई देती है कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम मतलब बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, अ लिटिल लेटर आप लोग अपनी साउंड को रिपीट होते हुए देखते हो। तो जो रिपीट होके साउंड आती है ना, उसको हम लोग इको कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। अब ये इको आती कैसे है और क्यों आती है, देखो जब आप किसी टॉल बिल्डिंग के पास खड़े होकर क्लैपिंग करते हो तो ये वाइब्रेशन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और वो वाइब्रेशन मूव करने के बाद आपको पता है कि साउंड रिफ्लेक्शन करता है। तो साउंड जब यहाँ पे टकराता है, जाके टकराने के बाद क्या होता है, साउंड वापस आता है। ये साउंड यहाँ जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस आएगा, और ये एक साउंड तो आपको जब सुनेगी जब आप क्लैपिंग करेंगे, जो डायरेक्ट आई है आपके कानों तक, और दूसरी क्या है, ये साउंड आपके पास रिफ्लेक्ट होके आती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ईगो। अब देखो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, भाई यहां भी तो मैं बोल रहा हूं, ये साउंड वहां गई और वहां से टकरा के वापस आई, तो मुझे इको क्यों नहीं सुनाई दे रही। एक्चुअली ना ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो मेरी ओरिजिनल आवाज है और जो रिफ्लेक्ट होके आती है वो, उन दोनों में टाइम गैप इतना कम है कि वो दोनों आवाज एक साथ होती है, इसलिए आप लोगों को वो इको अलग से सुनाई नहीं देती। क्लियर बात है? तो देखो इको क्या है, लिखा है इफ we clap or shout near a suitable reflecting object, it may be a tall building or maybe a tall mountain, we hear the same sound again a little later. अब देखो क्या कह रही है, this sound which we hear again, वो साउंड जो आप बाद में सुनते हो दोबारा से, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं इको। क्लियर बात है? तो इको अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन वी हियर द सेम साउंड अगेन एंड द साउंड वी हियर अगेन इज नोन एज द इको। बात समझ में आ गई? तो ये तो है अपने आप में एक इको कॉन्सेप्ट, इसके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आगे छोटे छोटे एग्जांपल्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। देखो भाई ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नो डाउट, और ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है इसके बारे में भी सुनो। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, आवर ब्रेन परसिस्ट द साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड so that for producing an echo the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो मेरी ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, उन दोनों साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, तब आपको वो अलग से सुनाई देगी, अदरवाइज आपको सेपरेट साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका रीजन ये है कि जो हम साउंड सुनते हैं, हमारे जो ब्रेन है ये, उसका जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस का मतलब है जब हम कोई साउंड सुनते हैं तो वो 0.1 सेकेंड तक हमारे माइंड के अंदर ही रहती है, उसके बाद हम दूसरी साउंड अगर आएगी तो आपको सुनाई देगी, अदरवाइज सुनाई नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, हमारे जो साउंड की परसिस्टेंस है, साउंड की जो परसिस्टेंस है वो हमारी होती है 0.1 सेकेंड, और जो आइज जो देखते हैं चीजों को वो होती है 1/16 सेकेंड। मतलब यह है कि अगर कोई ये मार्कर मेरे आगे से 0 हटाया ऐसे और वापिस 1/16 सेकेंड से पहले लेके आ जाएगा तो ये मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे आगे से हटा भी था, क्योंकि हटने के बाद भी 1/16 सेकेंड तक ये मेरे माइंड में घूमता रहता है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको इको प्रोड्यूस करनी है तो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड। मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए, नहीं तो आपको दोनों साउंड एक साथ सुनाई देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इको प्रोड्यूस हुई है या नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है, यहां पे ना एक कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलेशन क्या है? देखो, ये कैलकुलेशन आपको ये बताएगी कि अगर आपको किसी रूम के अंदर या किसी जगह पर इको प्रोड्यूस करनी है तो किस तरह का सेटअप आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो ध्यान से, आपको एक बात पता है, अगर हम बात कर रहे हैं किस पर, एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो साउंड का स्पीड होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम ज्यादा होने से साउंड का जो स्पीड होता है वो अप डाउन करता है। लिखा है, वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? स्पीड होती है कितनी बच्चों? 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात होगी? अच्छा, मुझे यह बताओ मिनिमम टाइम कितना चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए? 0.1 सेकेंड। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल होना चाहिए साउंड का? कैसे निकालोगे भाई? मिनिमम डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इंटू मिनिमम टाइम टेकन। मतलब हम यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग जानते हैं 344 है, टाइम हम लोग जानते हैं 0.1 है। कितना है? 0.1। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली 34.4 मीटर आएगा। और मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि इको प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगा वो 34.4 मीटर होना चाहिए। डिस्टेंस होना चाहिए इतना साउंड जो ट्रेवल करेगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मान लो सपोज करते हैं ये पर्सन यहां पे खड़ा है और भाई इसको एक इको प्रोड्यूस करनी है और यहां पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आप बताओ मुझे ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? जी नहीं, 34 नहीं होना चाहिए, 17.2 होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि साउंड पहले 17.2 मीटर जाएगी और फिर 17.2 मीटर वापिस आएगी। हम इसका हाफ करेंगे ना, जो साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो तो जाएगी भी और फिर वापस आएगी भी। क्लियर बात होगी? तो यहां पे जो टाइम इंटरवल होगा वो दोनों का लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? तो भाई यहां पे मुझे एक बात समझ में आ गया कि अगर मुझे इको प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कम से कम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको
2 मीटर डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे 17.2 पे रखेंगे तो नो डाउट साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा 34.4, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था कि भाई कितना डिस्टेंस साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस मैं 17.2 से 18.2 कर दूं तो क्या इको प्रोड्यूस होगी या नहीं? यस, क्योंकि हमें तो कम से कम टाइम 0.1 सेकंड चाहिए। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसे तो और ज्यादा टाइम लगेगा और इको और क्लियर सुनाई देगी। बात समझ में आ गई? तो इको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कराना पड़ता है साउंड को, वो कम से कम 34.4 मीटर, वो भी कब? एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम स्पीड को मान के चलते हैं 344 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है? तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट वन बात करेंगे अभी हम लोग, और नेक्स्ट वन हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं रिवर्बरेशन पर। तो समझते हैं कि ये रिवर्बरेशन क्या है। तो देखो रिवर्बरेशन में लिखा है, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस और प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है। मान लो सपोज करते हैं मैं इस रूम में बहुत तेज से चिल्लाता हूं, तो पहले साउंड जाएगी सामने वाली दीवार से टकराएगी, फिर इधर वाली दीवार से टकराएगी, फिर इधर वाली दीवार से टकराएगी, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपने कभी देखा होगा, आप किसी हॉल में जाओ और बहुत जोर से चिल्लाओ तो आपकी आवाज गूंजती है। जब आप बोलना बंद कर दोगे ना, उसके भी 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड के बाद तक आपको एक गूंजती सी आवाज दिखाई देती है। तो एक्चुअल में क्या है, वो प्रोलोंग हो रही है। क्या हो रही है? खिंच रही है आपकी आवाज। किसकी वजह से खिंच रही है वो? नहीं, इको तो बस वे सिंगल वे में हो गया ना, रिफ्लेक्ट हो गया आगे साउंड। लेकिन वो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर रही है तो उसको इको वर्ड नहीं देते हम लोग, टर्म देते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है ना? तो रिवर्बरेशन इज व्हाट? रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस एंड प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का प्रोलोंग होना या परसिस्ट होना, परसिस्ट का मतलब कुछ समय तक बने रहना। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन का बहुत यूज होता है। ठीक है ना? जितने आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें बहुत यूज होता है रिवर्बरेशन का। ठीक है? तो रिवर्बरेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब यूज ऑफ रिवर्बरेशन। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रिवर्बरेशन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक ही बात है। ठीक है? इसी की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही क्या होता है? रिवर्बरेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका यूज कहां होता है। ये कह रहा है इट इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट। देखो ट्रम्पेट में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ट्रम्पेट आपने देखा होगा, ठीक है? ट्रम्पेट देखने में कुछ ऐसा होता है, उसमें ऐसे एक पाइप लगा होता है, फिर वो पाइप ऐसे बैंड होके आता है, फिर वो ऐसे घूम के जाता है, तो ये बैंड होगा पाइप। ये कुछ ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब वो यहां पे साउंड क्रिएट करता है ना, तो ये साउंड इसके अंदर से सीधी नहीं जाती है, ये साउंड इसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है। रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, ये ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो साउंड उसके अंदर से निकलती है वो प्रोलोंग हो जाती है, आपको खिंची हुई आवाज से सुनने में आती है। बात समझ में आ गई? तो ट्रम्पेट में यूज होता है। और कहां यूज होता है? कहता है इट इज यूज इन द स्टेथोस्कोप। सेम कॉन्सेप्ट इन द स्टेथोस्कोप। वो जो वायर आप लोग देखते हो ना, जो स्टेथोस्कोप की वायर होती है, उसके अंदर भी ऐसे ही पाइप होता है, और उसके अंदर भी जो साउंड जाती है वो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए जाती है। ठीक है ना? इट इज ऑल्सो यूज इन द सिनेमा हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स। ये सिनेमा हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में यूज किया जाता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा जो सिनेमा हॉल्स होंगे, उनकी जो वॉल्स होती है ना, कर्व होती है, सीधी नहीं होती उनकी वॉल्स। ठीक है ना? कर्व होती है। उसको कर्व बनाने का कॉन्सेप्ट पता क्या है? एक्चुअली अगर हम वॉल को कर्व बनाते हैं तो देखो ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे चेयर्स लगाते हैं ऐसे,
और यहाँ पे लगाते हैं स्पीकर। आजकल तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई, तो इन चीजों की इतनी नीड भी नहीं है अगर हम चाहें तो क्या होगा, जो साउंड है इस स्पीकर से वो डायरेक्ट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट इनको हम इनकी तरफ मुंह कर देंगे ना स्पीकर का, तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, जो आगे वाले हैं उन्हें आवाज तेज आएगी, जो पीछे वाले हैं उन्हें आवाज कम आएगी। तो ये क्या करते हैं, स्पीकर का जो फेस है वो इधर करते हैं, जिससे क्या होता है, ये जाती है साउंड ऐसे, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस लाइन में जाती है, फिर ये जाके यहां टकराती है, फिर इधर जाती है। तो इसी तरह से क्या होता है, इसको कर्व बनाया जाता है जिससे हर रो में आवाज पहुंच सके, और वो भी इक्वल। क्लियर होगी बात? अभी आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, अलग से भी पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई, 3 मैंने इसके यूजेस आपको बता दिए। ट्रम्पेट में यूज होता है, स्टेथोस्कोप में यूज होता है, और यूज होता है सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है ना, एनसीईआरटी में गिवन है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाई द वॉल्स ऑफ द सिनेमा एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर कर्व। तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों कर्व होती है। लिखा है द वॉल्स ऑफ द सिनेमास एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर मेड कर्व सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉल। तो यहां से रे ऑफ जो ये साउंड है ये जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन से इनको क्या है ना, इंटेंसिटी भी साउंड की क्लियर रहती है, ठीक है। इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो रहेगा, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना उनके फेस की तरफ फेस कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, देखो बच्चों, ये रेंज ऑफ हियरिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। ये साउंड ना एक्चुअल में एक होता है इंफ्रासोनिक, मतलब जो साउंड है उसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंफ्रासोनिक, एक आती है रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग, और तीसरा आता है बच्चों अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो 3 हो गए ये, एक इंफ्रासोनिक, एक रेंज ऑफ हियरिंग, और एक हो गया अल्ट्रासोनिक। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में ना इन साउंड की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है, और इसे रेंज ऑफ हियरिंग क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे अभी आपको। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें इंफ्रासोनिक, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज बिलो 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इसका मतलब यह है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं वो 1 सेकंड में 20 से कम करते हैं। देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, आवाज आई? किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही ना? पता है क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये जो वाइब्रेशन आप देख रहे हो ना, ये 1 सेकंड में 20 से कम है, ये 20 से कम है, इसीलिए ये इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट कर रहा है मेरा हाथ, और ये आपको सुनाई नहीं दे रही है। अब अगर मान लो सपोज करते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहे तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब आपको सुनाई देती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहे, और मैं आपको बता दूं कुछ जगह पर ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज नहीं लिखते ये लोग, ये 20 के लिख देते हैं, के का मतलब 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। क्लियर बात होगी? इसको रेंज ऑफ हियरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर अभी कोई मच्छर आपके बराबर में से निकले पंख हिलाता हुआ तो उसकी साउंड आपको सुनाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने पंख को 1 सेकंड में 20 से ज्यादा बार वाइब्रेट कराता है, इसीलिए वो एक ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि जो आपको सुनाई देती है। आपको क्या लगता है कि वो आपके जब बराबर में को निकलता है वो बोलता हो जाता है काटने आ रहा हूं, काटने आ रहा हूं, काटने आ रहा हूं? नहीं, वो बोलता नहीं है। वो जो पंख हिलाता है ना अपने, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है, इसीलिए उसके पंख हिलाने से जो वाइब्रेशंस बनते हैं वो रेंज ऑफ हियरिंग में आते हैं, और वो साउंड आपको सुनाई दे जाती है। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ भाई अल्ट्रासोनिक पर। अल्ट्रासोनिक में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है अबव
20,000 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है वो अबाउट 20,000 हर्ट्ज रहेगी। और भाई 20,000 को मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को, इसको 20 के भी बोलते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपको सुनाई नहीं देती, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। क्या बोलते हैं? इसका मतलब अगर वाइब्रेशन 20,000 से ज्यादा होंगे एक सेकंड में तो भी आपको सुनाई नहीं देगी। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं सुनाई देगी ये भी बताएंगे बाद में, ठीक है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग से कि ये वाली और वो वाली सुनाई क्यों नहीं देती और ये सुनाई क्यों देती है। क्लियर? तो ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन इसमें क्या है ना, एक बात समझो उसको, चलो पहले उसको समझ लेते हैं। कहता द ह्यूमन, क्या कहता है भाई? फॉर ह्यूमन बीइंग्स द हियरेबल रेंज ऑफ साउंड is 20 hertz to 20,000 hertz, or we can say 20 hertz to 20 kilohertz. But children below 5 years, 5 साल से छोटे बच्चे, and some animals like rat, bat, dog, mouse can hear the sound up to 25,000 hertz. जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 25,000 तक की जो साउंड है वो सुनाई देती है। और जो रैट है, डॉग है, माउस है, इनको भी सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में इंसेक्ट वो आते हैं, इंसेक्ट को भगाने के लिए ना छोटे छोटे डिवाइस आते हैं, उसको कॉकरोच वोकरोच बने रहते हैं। वो कहते हैं अपने घर में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो प्लग में, और जो कॉकरोच वोकरोच होंगे सब भाग जाएंगे आपके घर से, ठीक है ना? एक्चुअल में पता है वो क्या करते हैं? वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट करते हैं जो ह्यूमन बीइंग को सुनाई नहीं देता, लेकिन इनको सुनाई देता है, रैट को, ठीक है ना? तो उस पर एक इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे अपने घर में यूज ना करें। और आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि वो साउंड उनको भी सुनाई देती है और वो उनके कान के पर्दे फाड़ सकती है, ठीक है ना? क्योंकि इतना ज्यादा वाइब्रेशंस उनका ईयर ड्रम झेल नहीं पाएगा। क्लियर बात होगी? और ये बहुत ही लाउड साउंड होती है, बहुत ज्यादा साउंड होती है, जो कहना है अनबियरेबल है ये, ठीक है ना? वो बियर नहीं करते इसीलिए वो भाग जाते हैं। अब बच्चा रोएगा, आप सोचोगे पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, उसे सुनाई देगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वन। तो ये हमने डिस्कस किया रेंज ऑफ हियरिंग, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। मल्टीपल तो बनता ही है इस पे, नो डाउट। एक इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। इंफ्रासोनिक में क्या बताया मैंने आपको? मैंने कहा द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है भाई? फिर कह रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती है भाई? द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, या अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो भाई अल्ट्रासाउंड आप लोग सुनते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसको अल्ट्रासाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से किया जाता है। तो भाई बात करेंगे, देखो ये कह रहा है अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू क्लीन द पार्ट लोकेटेड हार्ड टू रीच प्लेस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अल्ट्रासाउंड वेव से हम उन जगहों को भी साफ कर सकते हैं जहां पे हमारा हाथ नहीं जाता। जैसे आपको मैंने बताया था कल भी, कोई ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के अंदर क्या होता है, डस्ट वस्ट फंस जाती है, तो वो आपसे निकलती नहीं क्योंकि वहां पे आप पहुंच नहीं सकते, वो ऐसी जगह फंस गई डस्ट। तो उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से निकाला जाता है। कैसे? जब आप किसी ज्वेलर के पास उससे लेके जाओगे ना, तो ज्वेलर क्या करेगा, उसको एक सॉल्यूशन में डालेगा और उस सॉल्यूशन को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव उसके अंदर से पास करेगा, जिससे क्या होगा कि वो सॉल्यूशन इतना तेज हिलेगा कि वो डस्ट उसके अंदर से बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ गई? जिसको ये लोग बोलते हैं ना कि वाइब्रेटर पे लगाना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए, तो वाइब्रेटर मतलब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगे जिससे वो क्लियर हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट वन, अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन यूज टू डिटेक्ट द क्रैक और फ्लो इन अ मेटल ब्लॉक, इन अ मेटल ब्लॉक। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है ना, इनके अंदर इतनी पावर है कि किसी मेटल ब्लॉक को
जो मेटल ब्लॉक है उसके अंदर अगर कोई बबल है या कोई क्रैक है तो ये आपको उसे बिना तोड़े आपको बता सकता है कि इसके अंदर क्रैक है। कैसे? मान लो सपोज करते हैं आपके पास कोई लेके आता, भाई ये बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर उसने क्या किया, एक गैप बना रखा है ऐसे। अब आपको तो लगेगा बाहर से कि बिल्कुल सॉलिड है, गैप अंदर तो आपको दिखेगा नहीं, तोड़ के आप इसे नहीं देखोगे। बिना तोड़े अल्ट्रासोनिक वेव से पता लग जाएगा कि इसके अंदर गैप है। गैप कहां है, गैप कितना बड़ा है। वो कैसे? अभी एक एक्टिविटी से आपको कराएंगे, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन इन किडनी into grains. These grains later flushed out with urine. ये कह रहा है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी हेल्प से किडनी स्टोन्स को ब्रेक कर दिया जाता है और छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट करके और यूरिन के साथ फ्लश आउट करा दिया जाता है। तो वहां भी क्या होता है, जब उन पर अल्ट्रासाउंड वेव्स आती है ना तो वो वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेट करते हैं तो टूट जाते हैं, और टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं और वो यूरिन के साथ फ्लश आउट करा देते हैं। बात समझ में आ गई? देखो भाई ध्यान से, वाइब्रेशंस के अंदर इतना पावर होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वाइब्रेशंस में इतना पावर होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपने एक बात नोटिस की होगी, नोटिस तो शायद नहीं की होगी, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो परेड होती है ना, परेड जो आर्मी ऑफिसर्स परेड करते हैं, अगर वो कभी मार्च करते हुए जाएंगे ना और रास्ते में कोई ब्रिज आ जाए तो ब्रिज के ऊपर कभी परेड नहीं करेंगे। जैसे कोई पुल है छोटा सा, तो उसके ऊपर से वो कभी भी परेड करते हुए नहीं निकलेंगे। पता है क्यों? गिर जाएगा वो। आप सोच रहे हो, उनकी परेड करने से भी गिर सकता है वो। कैसे? क्योंकि उनका जो, आपको पता होगा, जो वो परेड करते हैं ना तो वो सब एक साथ पैर मारते हैं, और जब वो एक साथ मारेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा। जो पुल है वो वाइब्रेट करेगा, और वो वाइब्रेशंस क्या होंगे, इतने खतरनाक होंगे उस पुल के लिए कि वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? आप आजकल देखना सड़क तोड़ते हैं, कभी किसी को देखना कि जो सड़क बनती है ना, और कभी उसे सड़क को उखाड़ना पड़े, कभी उस सड़क को उखाड़ना पड़े तो वाइब्रेशंस से तोड़ते हैं। उखाड़ते नहीं उसको, एक कील सी होती है उसे ठोकते हैं और फिर वो वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने से क्या होता है, वो सारा का सारा उखड़ जाता है। तो वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा पावर होती है, और वाइब्रेशन से देखो ये किडनी स्टोन्स भी तोड़ देते हैं आपकी। उसे किडनी स्टोन को हिलाते हैं बहुत तेजी से। आप अल्ट्रासाउंड वेव समझो ना, एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार वाइब्रेट कराना, वैसे ही टूट जाएगा वो। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था भाई, एक एक्टिविटी है हमारे पास जिसमें हम लोग डिटेक्ट करेंगे एक फ्लो। फ्लो का मतलब होता है क्रैक। फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे क्रैक या कोई एयर बबल। ठीक है, इन अ मेटल ब्लॉक। तो हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेटल ब्लॉक के अंदर कहां पर है, और है भी या नहीं। ठीक है भाई, देखो उसके लिए क्या करना है, ये एक मेटल ब्लॉक है हमारे पास, और इसके अंदर देखो कोई भी क्रैक नहीं है। एक ये मेटल ब्लॉक है और इसके अंदर यहां पर ना एक क्रैक है, यहां पर क्या है, इसके अंदर एक क्रैक है, ये क्रैक है, और इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के अंदर दो चीजें होती है बच्चों। ठीक है ना? देखो यहां पर लिखा भी है, फ्लोर क्रैक इन अ मेटल कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एज शोन इन द फिगर। अब आप सोच रहे हो ट्रांसमीटर कहां है अभी? देखो यहां तो है ट्रांसमीटर रखा हुआ, और यहां पर है ये डिटेक्टर्स। ये क्या है? डिटेक्टर, जिनको हम लोग रिसीवर्स कह रहे हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिसीवर्स कह रहे हैं। तो भाई देखो क्या होगा, यहां पर ये ट्रांसमीटर एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमिट करेगा, और वो इस साउंड वेव इसके अंदर से होते हुए रिसीवर को मिलेगी। अगर ये साउंड वेव ट्रांसमीटर ने छोड़ी और रिसीवर को मिल गई, इसका मतलब यहां पे कोई भी क्रैक नहीं है। अगर एक और फिर यहां से छोड़ी जाएगी, इसका मतलब यहां भी कोई क्रैक नहीं है। अगर ये सारे वहां पर मिल जाते हैं रिसीवर को, तो इसका मतलब यह है कि इस मेटल ब्लॉक के अंदर कोई भी क्रैक नहीं है। ठीक है ना? अब देखो एक क्रैक वाला बबल है हमारे, क्रैक वाला मेटल है हमारे पास।
तो देखो यहां से इसने क्या किया, यहां से छोड़ दिया इसको, ये मिल गया, इसका मतलब इस एरिया में कोई भी बबल या कोई क्रैक नहीं है। फिर अल्ट्रासोनिक वेव ये ट्रांसमीटर छोड़ रहा है इनको, और एमीटर सॉरी जो रिसीवर है वो उसको डिटेक्ट कर रहा है। चलो ये भी बात चली गई, लेकिन क्या हुआ कि यहां से ये साउंड वेव गई, लेकिन ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गए वापिस आ गई ट्रांसमीटर के पास। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में कोई क्रैक है, रास्ते में कोई क्रैक है। अब इन्हें प्रॉब्लम आती है कि भाई ये क्रैक है कहां पर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। इन्हें ये तो पता लग ही जाता है भाई कितनी देर में ये वापस आई है, ठीक है, स्पीड इनको पता होती है अल्ट्रासाउंड वेव की, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं स्पीड इनटू टाइम से, तो इन्हें पता लग जाता है इस मेटल ब्लॉक में कितना आगे जाकर क्रैक है। बात समझ में आ गई? तो ये देखो ये भी वापस आ गई, इसका मतलब ये क्रैक यहां तक भी है, और ये फिर आगे सीधी चली गई, इसका मतलब क्रैक केवल इतना एरिया में है। बात समझ में आ गई? तो इससे ये क्या करते हैं, अब ऐसे तोड़ के थोड़े देखेंगे इसमें क्रैक है नहीं, तो बिना तोड़े ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई एयर बबल या क्रैक तो नहीं है। और ये इसका एक यूज भी है, ठीक है ना, किसका, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक जो है सोनार है, ठीक है ना। सोनार आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो सोनार क्या होता है, सोनार का सबसे पहले आप देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म। सोनार मीनिंग इज व्हाट, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। SO मिल के बनाता है साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग। अब इसका काम क्या होता है, देखो भाई एक्चुअली ना ये जो सबमरीन्स होती हैं और जो शिप होते हैं, ये उनमें यूज होता है सोनार डिवाइस, उनके नीचे लगा रहता है डिवाइस, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अंडर वाटर किसी भी चीज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब जब शिप पानी में चल रहा है तो शिप के अंदर एक मीटर लगा होता है, वो बताता है कि अभी जो हम हैं, यहां जो पानी की गहराई है वो 3000 मीटर है। तो उसे कैसे पता लगा 3000 मीटर है, रस्सी थोड़ी डाल, किसने फीता डाला नीचे 3000। एक्चुअली क्या है, यहां पे इसके नीचे एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसके नीचे, ठीक है, और एक रिसीवर लगा हुआ है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो यहां से ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड वेव छोड़ता है अल्ट्रासोनिक, वो नीचे टकराती है और फिर वहां से वापस आती है। स्पीड इन्हें पता होती है, टाइम इन्हें पता लग ही जाता है कितनी देर में वो वापस आया, और फॉर्मूला लगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस है। क्लियर बात है? आप लोग कभी प्लेन में बैठे होंगे, ठीक है ना, तो प्लेन में लेजर का यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेन में भी क्या होता है, आप जब प्लेन में बैठोगे ना, तो प्लेन में ना इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, ठीक है ना, वो बार बार आपको इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। अभी हम जमीन से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ठीक है ना, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंस्ट्रक्शन देगी, अभी हम जमीन से 30,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो भाई एक बात तो बताओ, 30,000 मीटर से फीता डाल के थोड़ी चेक कर रहे हैं 30,000 मीटर है 40,000 है। एक्चुअली क्या है ना, प्लेन के नीचे एक लेजर लाइट लगी होती है, वो लेजर लाइट नीचे जाती है और फिर रिसीवर वापस उसको पकड़ता है। तो वो जो टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल से उन्हें पता लग जाता है कि जो प्लेन है वो जमीन से अभी कितना ऊपर है। क्लियर बात हुई? देखो भाई ध्यान से, तो यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है सोनार में, तो आप इसे एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन द sonar, and sonar is what, it is a device which is used to identify the location and direction of object under water। तो लिखा है सोनार क्या करता है भाई, ये कहता है कि सोनार, इट्स नॉट सोनार, इट्स सोनार, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट इज अ डिवाइस यूज्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स to measure the distance and direction of underwater object। जो अंडरवाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम करता है कौन, सोनार। अब देखो सोनार काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग भी देख लो फटाफट से। लिखा है अ सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर। ट्रांसड्यूसर ये डिटेक्टर को बोलते हैं, कुछ लोग इसे रिसीवर भी बोलते हैं।
लिखा है ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, व्हेन दीज अल्ट्रासोनिक वेव स्ट्राइक टू अंडर वाटर ऑब्जेक्ट दे, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम दैट स्पॉट एंड रिसीव बाय द ट्रांसड्यूसर और वी कैन से रिसीवर। द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव टू रिटर्न बैक, कितनी देर में वो वापस आई, उसी से ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिटेक्ट कर देता है वो किस चीज को, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो जो सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, इन सब में लगा रहता है डिवाइस, जिससे उन्हें पता रहता है कि हम अभी कितना गहरा पानी है यहां पर। बात समझ में आ गई? तो ये है सोनार। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इको पर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन हाउ इको आर यूज्ड बाय बैट टू जज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। देखो आपको पता होगा चमगादड़ को कहते हैं बैट। आपने एक बात नोटिस की है, जो चमगादड़ है इसे दिखाई तो देता नहीं, लेकिन ये देखो ऐसे आएगी और बिल्कुल दीवार के पास से ऐसे मुड़ेगी। इसे कैसे पता लगा कि दीवार आ गई, जब इसे दिखता नहीं, जाके दीवार में लगनी चाहिए भाई, उसे दिख तो रहा नहीं है, लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि दीवार है आगे। और तो और उसे उड़ते हुए छोटे छोटे कीड़े भी दिख जाते हैं, उन्हें भी उड़ा देती, इन्हें भी लपेट देती है उड़ते उड़ते ऐसी। इसे कैसे पता लगता है कि रास्ते में कोई प्रे है उसे खा लूं, या दीवार है, दीवार से कभी नहीं टकराती, और बिल्कुल देखना आप दीवार के बिल्कुल ऐसे निकलेगी ऐसे, और कभी नहीं टकराएगी दीवार से। देखो ऐसा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ना इसके पास एक नेचुरल पावर है, और आप ये भी कह सकते हैं गॉड गिफ्ट है। ये अपनी एक स्क्वीक निकालती है आवाज, जो आप लोगों को सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक है। समझ में आई बात? ये अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है, और ये जब वेव निकालती है ना तो उसकी इको वापस जाती है इसके पास, उसकी इको वापस जाती है। तो ये ना जज करती है कि इको कितनी देर में वापस आई है, जजमेंट करती है ये, और उस इको का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल की हेल्प से ये जज कर लेती है कि कितना डिस्टेंस आगे ऑब्स्टेकल है, और वहीं से टर्न बैक मारती है। ठीक है, देखो लिखा है इसमें, लिखा है बैट्स क्या करती हैं, एमिट करती है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक वाइल फ्लाइंग। वाइल फ्लाइंग, जब ये फ्लाइंग करती हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है। एंड लिसन द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर स्क्वीक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द पाथ। पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहीं से, कहता है फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द इको टू बी हियर्ड, जो टाइम उसका इको के बीच में होता है, बैट कैन जज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, हेंस अवॉइड इट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है और वहां पे स्ट्राइक नहीं करती जाके दीवार में। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये स्क्वीक निकालेगी, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, वो जो इको और ओरिजिनल साउंड के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम गैप से ये चेक करेगी, क्या उस टाइम गैप से ये चेक करेगी कि कितना डिस्टेंस है सामने, और वहीं से वो उसको अवॉइड करेगी और निकल जाएगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेंगे। इधर देखो भाई सब लोग, तो बात करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। तो आपको पता होगा व्हाट इज ह्यूमन ईयर। लिखा है ह्यूमन ईयर इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन यूज्ड टू हियर द साउंड। ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी साउंड को सुनने के लिए। अब देखो इसमें जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर का, उसको समझते हैं। देखो जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ईयर का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है, और एक इनर ईयर है। आउटर ईयर ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका देखो, इसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको? इसको पिन्ना बोलते हैं। देखो पिन्ना का काम क्या होता है, ये साउंड को ना ट्रैप करता है। जब साउंड इसके पास आती है, इसका काम होता है उस साउंड को ट्रैप कर लो। तो भाई ये देखो पिन्ना का काम हो गया साउंड को ट्रैप करना। उसके बाद देखो ये पिन्ना हो गया, इसके बाद देखो ये आ गया ऑडिटरी कैनाल। ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल। तो ये ऑडिटरी कैनाल क्या कर रही है, पिन्ना ने जो साउंड को कलेक्ट किया है, उस साउंड को कहां तक लेके जा रही है? ईयर ड्रम तक। अब ये ईयर ड्रम क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब जैसे
जो ढोलक होती है ना, और ढोलक जहां बजाते हो आप लोग उसे, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन है ये। और ये जैसे ही जाके साउंड इसके ऊपर टकराएगा, भाई साउंड क्या है, वाइब्रेशंस है, तो जैसे ही साउंड इसके ऊपर जाके टकराएगा ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। कौन? ईयर ड्रम। क्लियर होगी बात? और जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा ना, तो ये देखना 3 स्ट्रिप, एनविल, हैमर, ठीक है, ये शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, ये जो साउंड यहां से आती है इसका वाइब्रेशन बहुत कम होता है और ये ईयर ड्रम बहुत धीरे धीरे हिलता है, ठीक है। ये तीनों आएंगे, इसको बजाना शुरू करेंगे, जो वाइब्रेशन पहले धीरे धीरे हो रहे थे उनको ये बढ़ाएंगे, ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे साउंड का। क्लियर बात है? अब साउंड हो जाएगा, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो ये एक कोयल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये दिख रहा है, जिसे मोर्टीन का कोयल होता है, इस तरह का होता है ये। इसको बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलते हैं? इस कोक्लिया का काम बताऊं क्या है? ये साउंड एनर्जी को, साउंड के वाइब्रेशंस को एक केमिकल सिग्नल में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गई बात? और ये इस ऑडिटरी नर्व के थ्रू इसको कहां भेजता है? ब्रेन में भेजता है। अब ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है कि जो वाइब्रेशंस आए हैं उसमें बोला क्या गया है। समझ गए? अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, तो आपके कान भी काम नहीं करते। क्यों? कान अंदर सिग्नल तो चला जाएगा लेकिन दिमाग ही तो बताएगा कि बोला क्या है। समझ में आ गई ना बात? तो इंटरप्रेट कौन करता है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपको मैंने बताई थी ना कि भाई वो 20,000 से नीचे वाली साउंड क्यों नहीं सुनती और 20,000 से ऊपर की क्यों नहीं सुनती। एक्चुअली जो सारा खेल है ना, ये कोक्लिया का है। कोक्लिया के अंदर जो पावर है ना, वो 20,000 से ये मैपिंग होती है इसके ऊपर कोक्लिया के। यहां पे लिखा होता है 20,000 हर्ट्ज, मतलब यहां से लेकर और ये 20 हर्ट्ज। ये कोक्लिया केवल उसी साउंड को पहचानता है जो इसके साथ मैप करता है, जो इसके साथ मैप करता है, और ये मैपिंग करता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बाकी वो ये समझता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो उसका सिग्नल जाता है ब्रेन को और ब्रेन आपको बताता है कि क्या हुआ है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। एक और देखो, आपको कलरफुल डायग्राम दिखाते हैं इसका। देखो ये पिन्ना है, ये ऑडिटरी कैनाल है, ये आपका ईयर ड्रम है, ठीक है ना। ये देखो 3 इससे कनेक्टेड है, एनविल, हैमर एंड स्ट्रिप। इन सब का काम क्या है? ये इसको एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करने से क्या होगा? हाँ, वाइब्रेशंस तेज होंगे और जाके फिर ये कोक्लिया को देगा इंफॉर्मेशन। कोक्लिया कोयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑडिटरी कैनाल, और ये ऑस्टेचन ट्यूब क्या होता है ना, ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है। मतलब ईयर ड्रम ऐसा ना हो कि बहुत तेज बजने लगे और फट जाए। ऐसे एक ओवल विंडो होगा इसमें, ओवल विंडो नहीं है, ओवल विंडो का काम भी ये होता है कि एक्सेस साउंड अगर गलती से आपके कान में चला जाए तो वो उसको बाहर निकाल दे, जिससे आपका कान का पर्दा ना फट जाए। एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये जाके किससे कनेक्टेड रहती है? आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। बात समझ में आ गई भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। क्लियर? तो ये सब चीजें इसमें लिखी हैं भाई, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, जो आपका ईयर ड्रम होता है इसको टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें वही है जो मैंने अभी आपको बताई, ऑडिटरी कैनाल, इन सब का काम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? ये सब ओवल विंडो, ठीक है, कोक्लिया, और ये हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल। बात समझ में आ गई भाई? किसी को डाउट तो नहीं? तो ये चैप्टर की थ्योरी हमारी होगी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये जो वन शॉट वीडियो हमने साउंड चैप्टर पे बनाया है, आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।